आप सभी का स्वागत है बीएपीएस प्रमुख अकेडमी के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी और स्टूडेंट्स, यहाँ इस चैनल पर हम आपके साथ करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, उन सबको शेयर करने का एक डिटेल्ड तरीके से, एक अच्छे विश्लेषण के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो सभी चीज़ें जो हालिया या पिछले 6 महीने में, 3 महीने में, पिछले 1 साल में आपकी एक्टिविटी में रही है, आपकी न्यूज़ में रही है, उन सबको यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से और उसका एक प्रॉपर विश्लेषण आप लोगों को। तो चलिए आज के सेशन के साथ हम लोग शुरुआत। देखिए बेटा, अभी हाल ही में हम सबको पता है कि इथोपिया में, ओके, इथोपिया जो आपका जो आपका अफ्रीकी महाद्वीप का एक कंट्री है, वहां पर एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ। अब वॉल्केनिक एक्सप्लोजन तो ठीक है, आप बोलेंगे सर सब जगह होता है, माउंट इटना है, ओके, और आपके अलग अलग रेफरेंसेस हैं। इंडोनेशिया में आए दिन हम लोग देखते हैं, फिलीपींस में हमारे पास भूकंप होते हैं। इसके बारे में ऐसा क्या खास? बेटा, इसके बारे में ऐसा खास इसलिए है क्योंकि बताया ये गया कि साहब ये जो वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो था। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं। अच्छा देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि आप किसी भी वॉल्केनो को एक्सटिंक्ट वॉल्केनो नहीं बोल सकते। क्लासिफिकेशन आपके दो जरूर हो सकते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपका एक्टिव वॉल्केनो, जहां पर आए दिन लगातार हमारे पास वॉल्केनिक एक्शंस होते रहते हैं, और दूसरा हमारे पास हो गया आपका डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी गतिविधि अब पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं हुई। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारत में भी आपको एक ज्वालामुखी दिखाई देगा बैरन आइलैंड पर, अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड पर, जिसमें आखिरी बार जो विस्फोट था वो था 1996 में। तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने किसी भी तरीके की वहां पर कोई ज्वालामुखीय गतिविधि होते हुए नहीं देखी है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये डोरमेंट वॉल्केनो है। देखिए, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो किसी भी वॉल्केनो को कहना गलत इसलिए होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे किस प्रकार की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, हम लोग टोटली अनअवेयर हैं अबाउट द जियोलॉजिकल एक्टिविटीज बीनीथ अर्थ। अर्थ के नीचे जो गतिविधियां हो रही हैं, हम बिल्कुल भी उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कब क्या इम्पैक्ट दिखाए और उसका आउटकम हम लोगों को डायरेक्टली सामने से महसूस हो। ठीक, तो आप यहां पर ये बात समझिए कि ये कहना एकदम गलत होगा कि हम किसी ज्वालामुखी को एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कह रहे हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने मसले के ऊपर। हम लोगों ने देखा कि भाई, अच्छा ये जो सवाल है ना आपका, ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है और ज्योग्राफी में दोनों एंगल कवर कर रहा है। आपके फिजिकल ज्योग्राफी के एंगल को भी कवर कर रहा है और साथ ही साथ ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के एंगल को भी कवर कर रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एंगल, यहाँ पे मेरा कहने से मतलब है इथोपिया के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी इथोपिया के बारे में। इथियोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इथोपिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक देश है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके पास एक रेफरेंस आता है अफ्रीका के बारे में, और उसी रेफरेंस में हम लोग पढ़ते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो इथोपिया है, ये इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिस्सा है। अब इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके पास 4 देश आते हैं मुख्यतः। ओके, वो 4 देश कौन कौन से हैं? राइट प्रिया? जिबूती, सोमालिया,
इथियोपिया। ओके, ये 4 हमारे पास रेफरेंसेस निकल करके आते हैं। ठीक, अब अब अगर हम लोग देख लें तो ये 4 देश जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाए जाते हैं। ठीक है ना। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो हम लोगों ने इसको कह दिया। एक और रेफरेंस यहां पर जो हमारे पास बहुत जरूरी है जानने के लिए, इथोपिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है इथोपिया का। इथोपिया इथोपिया का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा क्योंकि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पे एक समय पे साम्राज्यवादी ताकतों ने यानी कि इंपीरियलिस्ट पावर्स ने अपना पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया था। केवल 2 मुल्क ऐसे थे, केवल 2 देश ऐसे थे जिनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई साम्राज्यवादी ताकत कंट्रोल नहीं ले पाया। पहला जो आपके पास है, जो फर्स्ट आपके पास निकल करके आता है, वो निकल करके आता है कौन सा? वो निकल करके आता है लाइबीरिया। ओके, लाइबीरिया। लाइबीरिया ये वो देश है, जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तो सिविल वॉर के बाद कई सारे जो ब्लैक्स थे उनको अमेरिका ने युद्ध से पहले ये कहा था कि साहब एक बार अगर हम युद्ध जीत गए तो आजाद आपको कर दिया जाएगा। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि कौन से देश से वो लोग आए हैं। तो हुआ ये कि जितने भी ये ब्लैक्स थे ना, इन सबके लिए अमेरिकन ने एक जमीन खरीदी और इन सभी ब्लैक्स को यहां पर आकर के बसाया। लाइबेरियन न्यूज में भी था आपका सन 2014 के आसपास, जब एक बीमारी यहां पर यहां से ही ओरिजिनेट हुई थी और उसका नाम था इबोला। दूसरा कंट्री जो था आपका, जो कभी किसी इंपीरियलिस्ट पावर के कंट्रोल में नहीं आया, उसका नाम था आपका इथोपिया। उसका नाम था आपका इथोपिया। इथोपिया की जंग आप लोगों ने सुनी होगी 1896 में, जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इटली की बहुत ही फॉर्मिडेबल सेना के साथ, बहुत ही फॉर्मिडेबल आर्मी के साथ इथोपिया की जंग हुई। और उस जंग में इथोपिया के जो लोग थे उन्होंने लाठी डंडे तीर कमान भाले इनसे इटली की फॉर्मिडेबल, जिसको बोलते हैं ना मॉडर्न इक्विपमेंट से सुसज्जित जो सेना थी, उसको पूरे तरीके से बीट किया था, उसको पूरे तरीके से डिफीट कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया इथोपिया का रेफरेंस। राइट, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग वॉल्केनोस के बारे में। ओके, अब जब हम लोग वॉल्केनोस की बात करते हैं, वॉल्केनोस का भी रेफरेंस आपके पास होता है। जैसे देखिए यहां पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये जमीन के बाहर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि बात बड़ी सीधी, बात बड़ी सरल है। बात क्या है यहां पर? वॉल्केनोज आप लोगों ने सुना होगा, लावा और मैग्मा। मैग्मा ये वो तरल पदार्थ है जो जमीन के नीचे, यानी कि एक प्रकार का ये हॉट मॉल्टन मटेरियल बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो आपको मिलता है वो होता है आपका मैग्मा। और वहीं अगर हम लोग लावा की बात करते हैं, जब यही मैग्मा जमीन से बाहर निकल आता है, व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ लैंड, तब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम लोग नाम देते हैं आपका लावा। ठीक है, वॉल्केनोस की भी अगर हम लोग बात करें तो वॉल्केनोस भी 2 प्रकार के आपके पास होते हैं बेटा, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जब हम लोग इंट्रूसिव वॉल्केनोस के बारे में बात करते हैं, यानी कि यही मैग्मा, देखिए पृथ्वी की सतह में अलग अलग दरारें होती हैं, तो ये मैग्मा धीरे 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 अलग अलग जहां से भी रास्ता मिलता है वहां पे ये दरारों से ये ट्रैवल करता हुआ जाता है, ट्रैवल करता हुआ पहुंचता है। बट यहाँ पर एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है?
ये जो इंट्रूसिव वॉल्केनोज हैं ये धीरे धीरे जमा होते हैं और अलग अलग प्रकार की शेप्स बनना शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको बॉडीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि पैथोलिथ, पैकोलिथ, लैपोलिथ, पैकोलिथ, इस प्रकार की अलग अलग बॉडीज जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक्सट्रूसिव के बारे में, तो एक्सट्रूसिव में भी आपको कई प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण लैंड फॉर्म अगर हम लोग बात करें, कैल्डरा, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, क्रेटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस है आपके पास बेटा, इस रेफरेंस से आपको ये समझ में आता है कि साहब ये जो वॉल्केनोज हैं, देखिए वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो जमीन के नीचे होने वाली एक्टिविटी है। ओके, जमीन के नीचे से जो ओरिजिन है, इनफैक्ट जब हम लोग पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो इन दैट क्लास यू ऑफन कम अप विद दिस पर्टिकुलर आइडिया कि भैया हमें क्या पता, हमें कैसे पता कि पृथ्वी के अंदर क्या है, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड और इज इट कंप्लीटली हॉलो। तो वहां पर हम लोग एविडेंसेस की बात करते हैं, और जब हम लोग एविडेंसेस की बात करते हैं ना, तो उन्हीं एविडेंसेस में हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब इनडायरेक्ट एविडेंसेस में तो हमारे पास आपका अर्थक्वेक हो गया, ओके, आपकी ग्रेविटी हो गई, ये सारे के सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वही जब हम लोग बाहर के रेफरेंस में अगर हम लोग देखते हैं ना, इंक्लूसिव सॉरी, जब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, तो डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास ड्रिलिंग एक बहुत बड़ा हथियार है। ड्रिलिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें, तो ड्रिलिंग के अलावा अपने पास वॉल्केनोज, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। ठीक है, तो ड्रिलिंग हो गया, वॉल्केनोज हो गया, ये आपका बहुत ज्यादा ओके क्लैरिटी यहां से आपको मिलती है। तो ये जो आपके प्रूफ्स है ना, ये बताने में, समझाने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं, आपको एक क्लैरिटी मिलती है इन सब चीजों। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि भाई ये जो इथोपिया का जो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ है, ये एक तरीके की चेतावनी है, ये एक तरीके की चेतावनी है कि भाई अंडरस्टैंडिंग एनी phenomena, any physical phenomena as sleeping, okay, is absolutely harmful for us। यहां पर ये जो इथोपिया का ये जो वॉल्केनो एक्सप्लोजन हुआ है बेटा, ये वॉल्केनिक एक्सप्लोजन आपका 10,000 साल के बाद हुआ है। दिस वॉल्केनिक एक्सप्लोजन वाज सीन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, 10,000 इयर्स। जस्ट इमेजिन, 10,000 साल के बाद अगर एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन अगर आपका हो रहा है, तो आप खुद समझिए कि कितना अनसर्टन है हमारे लिए सब कुछ। 10,000 ईयर्स लेटर, समझ रहे हैं आप, 10,000 साल। और ये होता है इम्पैक्ट, ये होती है फिजिकल ज्योग्राफी। हम लोग बात बोलते हैं ना कि नेचर को समझना, नेचर को अंडरस्टैंड करना। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह की बात करते हैं हम लोग, तो अर्थक्वेक्स में आई एम श्योर आप सब लोग पढ़ेंगे पी वेव शैडो रीजन, एस वेव शैडो रीजन। अभी तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 102 103 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री तक का दोनों साइड पर हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पी वेव शैडो जोन है। अब पी वेव शैडो जोन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साहब यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी ज्वालामुखीय घटना नहीं हो सकती है, ओके, तब तक जब तक हो नहीं रही। और कभी अगर हो गई तो अपने आप वो शैडो जोन बदल जाएगा, अपने आप वो शैडो रीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए ज्योग्राफी की खासियत, जितने भी आपके फिजिकल फेनोमेना है, उनकी ये खासियत होती है बेटा कि हम उनको हल्के में नहीं ले सकते। वी हैव टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग वॉल्केनोस के बारे में आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक,
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आउटकम हम लोगों को सामने दिखाई देता है जो हमारे पास निकल करके आता है, राइट। ठीक है, तो बेटा ये था आप लोगों का वीडियो अबाउट द रीसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी दैट वी हैव सीन इन इथोपिया। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो हाईएस्ट पीक है, जो तंजानिया में आपको मिलता है, ओके, वो भी एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। एंड यू नेवर नो, क्या पता कभी उसमें से भी किसी प्रकार का एक्सप्लोजन होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे जाए। तो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आई थिंक 5800 प्लस मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन सी एक्टिविटी कब हमारे सामने हो जाए, और हम लोग उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं भी या नहीं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये था आप लोगों का आज का वीडियो। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। काइंडली डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। विल बी कमिंग अप अगेन।